नेपाल के सड़कों पर और उसके गलियों से जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं वो सीधे झकझोर देने वाली हैं। आज वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि युवाओं का खून बह रहा है और माँओं की आंखों से आंसू निकल रहे और लोकतंत्र सवाल के कटघरे में खड़ा है। सोचिए, क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन इतना बड़ा आग लगा सकता है, या इसके पीछे कुछ और ही राजनीति से पहले ही धधक रही थी, जिसकी सरकार की एक गलती से ज्वाला बन चुका है। आज काठमांडू की गलियों में जो धुआं उठ रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद का है कि जनता का धैर्य जलने का धुआं है। नेपाल का जनता पहले से ही पॉलिटिक्स के करप्शन से व्याकुल था और उसे एक बहाना मिल गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर, जिसके बाद से लोगों ने वहां प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और देखते ही देखते वो प्रोटेस्ट एक छोटी सी चिंगारी से आग में बदल गया। नेपाल एक ऐसा देश है जिसने अपने इतिहास में राजशाही का दौर देखा है, जन आंदोलन देखा है, माओवादियों का खून संघर्ष झेला है और फिर बड़ी मुश्किल से लोकतंत्र हासिल किया है। लेकिन आज वही लोकतंत्र जनता के हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही दिन पहले नेपाल सरकार ने एक चौंकाने वाले फैसले लिए थे, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन करने का था। सरकार का तर्क था कि युवाओं में भड़काऊ कंटेंट फैल रहे हैं और फेक न्यूज़ से समाज में तनाव बढ़ा रहा है। लेकिन जनता ने कहा ये सिर्फ बहाना है और असली मकसद है हमारी आवाज़ दबाना है। नेपाल के जेएनयू के युवाओं ने जो अपनी पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और विचार व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हैं, उन्होंने इसे सीधे सीधे अभिव्यक्ता की आज़ादी पर हमला मान लिया है। और यहीं से शुरुआत हुआ विरोध। पहले ये गुस्सा ऑनलाइन था, फिर ये गुस्सा सड़कों पर आ गया। काठमांडू की गलियों से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह आवाज़ गूंजने लगी, हम चुप नहीं रहेंगे, लोकतंत्र बचाओ, सोशल मीडिया हमारा हक है, जैसे नारे लगते हैं। अब काठमांडू के सड़कों पर आज जो नज़ारे हैं वो सिर्फ फिल्मी के सीन नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। हजारों युवा हाथ में नेपाल का झंडा लिए नारे लगा रहे हैं, किसी के हाथ में बैनर है लोकतंत्र जिंदाबाद, तो कोई बस अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए चिल्ला रहा है कि हमारी आवाज़ें हमें लौटा दो। लेकिन सरकार ने जवाब दिया, प्यार से नहीं बल्कि लाठियों से दिया है। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां और गोलेबंदी और बंदूक की लाठी और कई कतार में गाड़ी लगी हुई थी, जिससे जैसे ही भीड़ आगे बढ़ती है पुलिस की ढाल उठ जाती है, लाठियां बरसने लगती हैं, रबर गोली चलाने लगती है, उसी में रियल बंदूक से भी गोली फायर किया जाता है और हवा में आंसू गैस का धुआं फैल जाता है। वह धुआं जिसमें न सिर्फ लोगों की आंखें जल रही थी बल्कि लोकतंत्र का भविष्य भी धुआं हो रहा था। भीड़ में से 22 साल का छात्र गिर पड़ा, उसकी सफ़ेद टी शर्ट खून से लाल हो गई है। दो साथी उसे उठाकर दौड़ रहे हैं और पीछे से नारे गूंज रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं है बल्कि गुस्सा है, जैसे वे कहना चाहता है अगर हम चुप कराने के लिए हमारी जान भी ले लोगे तो हमारी आवाज़ और तेज गूंजेगी। काठमांडू सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या सचमुच सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह इतनी खतरनाक थी, या फिर ये सब सत्ता और कुर्सी को बचाने की साजिश थी? सरकार का तर्क साफ है, युवा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं, विदेशी ताकतें फेक न्यूज़ फैला रही है और इसी से नेपाल की स्थिरता पर खतरा था। लेकिन भाई, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या किसी देश की स्थिरता जनता की आवाज़ दबा कर आती है या फिर जनता की आवाज़ सुन कर आती है? युवाओं का कहना है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारी पढ़ाई है, हमारी नौकरी का साधन है, हमारे बिजनेस का प्लेटफॉर्म है और सबसे ज़रूरी ये आवाज़ है हमारी। जब सरकार ने इसे छीन लिया तो ऐसा लगा कि जैसे लोकतंत्र की आवाज़ों का गला घोट दिया गया है। ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं है। श्रीलंका में जब जनता परेशान हुआ तो सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार बना। लोगों ने फेसबुक, ट्विटर के जरिए विरोध का वो संगठित किया और देखते ही देखते महिंद्रा राजपक्षे की सरकारें गिर गईं। बांग्लादेश में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि विरोध और उग्र हो गया। यानी सरकार ये मान लेती है कि इंटरनेट बंद करने से गुस्सा भी बंद हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि गुस्सा और बढ़ता है, विरोध और ज़्यादा उग्र हो जाता है और सरकार की छवि और कमज़ोर हो जाती है। आज नेपाल भी उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां जनता कह रही हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं।
काठमांडू के सड़कों पर उड़ती आवाज़ें दिल्ली तक क्यों सुनाई दे रही है? क्या हर बार जब नेपाल में राजनीतिक संकट आता है तो भारत की भी चिंताएं बढ़ जाती हैं? क्योंकि भाई नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं है, नेपाल भारत का परिवार है। भारत और नेपाल 1700 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा है। बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं। शादी विवाह से लेकर लोग रोजगार तक दोनों देशों की ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेपाल में हलचल होगी तो इसकी गूंज बिहार और उत्तर प्रदेश के सटे सीमाओं पर होगा। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमज़ोर है और आज अगर विरोध प्रदर्शन और बढ़ता है तो टूरिज्म ध्वस्त होगा, बिजनेस ठप होगा और सबसे ज़्यादा असर नेपाल भारत के ट्रेड पर पड़ेगा। भारत नेपाल को पेट्रोलियम से लेकर दाल चावल तक सप्लाई करता है। अगर हालात बिगड़ें तो ये सप्लाई चेन भी प्रभावित होगा। नेपाल की राजनीति में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, या तो जनता भारत की तरफ देखती है मदद के लिए, या फिर चीन और पाकिस्तान जैसे देश मौके की तलाश में रहता है और भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहता है। यानी नेपाल की गड़बड़ी का मतलब है भारत की सुरक्षा और राजनीति पर सीधे असर पड़ेगा। नेपाल की गलियों में आज जो आग जल रही है वो सिर्फ टायर की नहीं है, जनता की उम्मीदों की है। आज वहाँ हर माँ अपने बेटे को बचाने के लिए सड़क पर प्रार्थना कर रही है। हर पिता अपने घायल बच्चों को कंधे पर उठाकर भाग रहा है। हर बहन अपने भाई को आंसुओं में खोज रही है। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, जनता बनाम सत्ता का जंग। इतिहास गवाह है, जब जनता उठी है सबसे मजबूत तख्ता भी हिल गई है। श्रीलंका में जनता ने राष्ट्रपति को भगाने पर मजबूर कर दिया था। बांग्लादेश के छात्रों की आवाज़ों ने सरकार को घुटने पर ला दिया था और आज नेपाल में युवा ने ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती। ये कहानी